देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होते हैं? अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो एक क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ रहे थे कि किस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर चलता है, किस तरीके से क्रिमिनल केस चलता है। तो उसके अंदर जो मैजिस्ट्रेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दे आर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं। आज हम लोग समझेंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के बारे में। तो सीआरपीसी का जो सेटअप है, यानी बीएनएसएस का जो सेटअप है, उसमें कुछ कार्रवाई जो है, कुछ प्रोसीडिंग्स जो है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने होती है, या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कुछ कार्रवाई को करता है। आमतौर पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उस तरह के कार्रवाइयां करता है जो प्रिवेंटिव नेचर की होती है। आमतौर पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उस तरह की कार्रवाई करता है, उस तरह के एक्शन लेता है विच आर प्रिवेंटिव इन नेचर, जो प्रिवेंटिव इन नेचर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्फ्यू लगाना, ठीक है। जिस तरीके से लोग भीड़ लगाते हैं तो कोई ऑर्डर पास करना कि लोग गैदरिंग ना करें, कोई प्रोसेशन ना निकालें, कोई कोई भीड़ ना लगाएं, कोई फंक्शन ना करें, कोई प्रोग्राम ना करें, ठीक है। तो इस तरीके की जो ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पास करता है, ताकि उसके वजह से कोई नुकसान ना हो जाए। तो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की कार्रवाई होती है वो प्रिवेंटिव नेचर की होती है। प्रिवेंटिव मतलब कि रोकता है वो। तो आमतौर पे जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की जो कार्रवाई होती है वो रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव होती है इन नेचर की। लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की देखिए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अगर आप देखिए कि प्रोसीडिंग जो होती है वो किस नेचर की होती है, वो पनिशिंग नेचर की है। मतलब कि अगर आप देखिए कि ऑफेंस एक बार कमिट हो जाता है तो उसके बाद जो ऑफेंडर होता है हम लोग उसको पनिश करते हैं कोर्ट में लाके। अगर उसने ऑफेंस नहीं किया होता तो हम लोग एक्विट कर देते हैं। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की प्रोसीडिंग तब शुरू होती है व्हेन द ऑफेंस हैज ऑलरेडी बीन कमिटेड। लेकिन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के केस में अगर प्रोसीडिंग चलती है उस टाइम पे, ताकि ऑफेंस या कोई हादसा, कोई घटना होने से रोका जा सके, तो ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है इसको करता है। तो अगर देखिए हमारे पास दो सेटअप हो गए, district judge, district magistrate. In every district you will come across there is a district judge and there is a district magistrate. These two are actually managing the district, handling the district in a different ways. These two persons are actually handling the districts in a two different ways. जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसका काम क्या है? अगर ऑफेंस में कॉग्निजेंस लिया गया है, उसके पास केस आया है, तो उस केस के अंदर ट्रायल चलाना, उसके अंदर बेल ग्रांट करना, उसके अंदर जो ऑफेंडर है उसको एक्विट करना या कॉन्विट करके सजा देना, सजा को एग्जीक्यूट करना, ये काम हो गया। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया वहां पे सेशन जज और जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनका ये काम हो गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का काम क्या है कि कोई घटना ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, दंगे ना हो जाए, उनको रोकना, ये काम होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। तो लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की जो कार्रवाई होती है, इट इज मैनेज बाय द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर होती है। जो जुडिशियल इन नेचर होती है विच आर हैंडल्ड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। समझ में आ रहा है? अब जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होते हैं दे आर अंडर द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं या जजेस होते हैं वो हाई कोर्ट के अंडर में होते हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये सेटअप है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का। तो आज हम लोग क्या समझेंगे? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में। भाई एक तो डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, आप लोगों ने पूरा सेटअप समझ लिया था, हम लोगों ने पढ़ा था। डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, एक सेटअप ये हो गया। एक सेटअप हो गया डीएम, एडीएम, एसडीएम, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। इनका काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, कि कहीं ब्रीच ऑफ पीस ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए। जैसे कोरोना के टाइम पे ऑर्डर इशू कर दिया 144 के अंदर कि लोग पब्लिक गैदरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लोग पब्लिक गैदरिंग करेंगे तो कोरोना फैलेगा। उसको रोकने के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए, या मान लीजिए कि लोग रोड के ऊपर डीजे बजा रहे हैं, डीजे निकाल रहे हैं, कोई रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, पब्लिक सेफ्टी जो है अफेक्ट हो रही है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, तो वो ऑर्डर इशू कर देगा या परमिशन नहीं देगा कि नहीं मत निकालो।
या वो परमिशन दे देगा इस एरिया से मत लेके जाना, इस स्पेसिफिक एरिया से लेके मत जाना। तो क्यों वो कर रहा है? ताकि पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को मेंटेन किया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। एक बार लॉ एंड ऑर्डर टूट गया, उसके बाद क्या करेंगे? वी विल प्रोसिक्यूट द ऑफेंडर्स, देन जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है देयर विल कम इनटू द पिक्चर। फिर तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वन द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, फिर व्हेन वी विल प्रोसिक्यूट द ऑफेंडर्स, तब तो फिर कोर्ट आ जाएगा। इनका काम क्या है कि कोई घटना ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, कर्फ्यू लगाना, ये करते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। समझ में आ गया आप लोगों को दोनों के बीच का फर्क? ठीक है, ये दोनों का काम होता है। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप देखें, डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोनों होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी होता है, डीएम भी होता है और डीजे भी होता है, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक, आइए अब बीएनएसएस के अंदर विच करेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 20 यानी सेक्शन 14 ऑफ बीएनएसएस विच करेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 20 ऑफ सीआरपीसी डील्स इन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को हिंदी में हम लोग कहेंगे कार्यपाल मैजिस्ट्रेट। कार्यपाल मैजिस्ट्रेट यानी जो एग्जीक्यूटिव नेचर का काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का प्रशासनिक काम कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो अब आया सेक्शन 14 बीएनएसएस विच करेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 20 ऑफ सीआरपीसी डील्स इन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो ये क्या कह रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट the state government can appoint as many executive magistrates as it wants, as it thinks fit। हर स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जितने भी चाहे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एज इट वांट्स, और जितने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उसने अपॉइंट किए हैं उनमें से एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिसको वो अपॉइंट करेगी वो कौन होगा? डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब देखिए यहां पे समझिए, यहां पे आपने पढ़ा है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो अपॉइंट करेगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को, उन्हीं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स में से किसी एक को अपॉइंट करेगी एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसको हम लोग डीएम कहते हैं। अब ये डीएम कौन होता है? ये आईएएस ऑफिसर होता है। आपको पता होगा कि डीएम जो होता है आईएएस ऑफिसर होता है। ये आईएएस ऑफिसर आता कहां से है? इसको रिक्रूट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के थ्रू इन आईएएस ऑफिसर को रिक्रूट करती है। समझिएगा होता क्या है। इससे पहले जो एक मिनट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो रिक्रूट करती है, चुनती है इन्हीं आईएएस ऑफिसर को। किसके थ्रू? यूपीएससी के थ्रू, पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उनके थ्रू वो आईएएस ऑफिसर को रिक्रूट करती है। इनको रिक्रूट करने के बाद ये अलॉट करती है स्टेट्स को, स्टेट्स कैडर को। हर स्टेट्स के अंदर एक स्टेट्स कैडर या कैडर होता है, जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हर उन स्टेट्स के कैडर के अंदर कई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यानी कई यूपीएससी से जो उन्होंने आईएएस ऑफिसर जो उन्होंने रिक्रूट किए हैं उनको इस स्टेट्स कैडर के अंदर, अलग अलग स्टेट, जैसे यूपी के अंदर कुछ आईएएस ऑफिसर को अलॉट कर दिया, मध्य प्रदेश में कुछ अलॉट कर दिया, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुछ अलॉट कर दिया। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद अलॉटमेंट हो गया, अब उसके बाद अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है अब अपॉइंट करेगी कि फॉर एग्जांपल इनको हम लखनऊ में जो है अपॉइंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश की फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात लें, इनको जो है हम लोग करेंगे वाराणसी के अंदर, इनको हम करेंगे इलाहाबाद के अंदर।
फिर इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका अपॉइंटमेंट करता है। तो इस सेक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट करेगा, जितने चाहे उनमें से एक को वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन होता है? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर को रिक्रूट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे रिक्रूट कर रहा है? यूपीएससी के थ्रू। करने के बाद क्या कर रहा है? करने के बाद अलॉट कर रहा है हर अलग अलग स्टेट को, मतलब हर स्टेट को अपने उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि तुम्हें 5 आईएएस ऑफिसर दे दिए, तुम्हें 6 आईएएस ऑफिसर दे दिए, चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे, चलो उत्तर प्रदेश को 22 दे दिए, या उत्तर प्रदेश को 80 दे दिए, इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद जब स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट उसी से अपॉइंटमेंट कर देती है। उसी चीज को ये कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एज मैनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स एज इट वांट्स, जितने भी चाहे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है। आउट ऑफ दीज वन विल बी मेड टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इनमें से एक जो होगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा। ठीक है। सब सेक्शन 2 में लिखाया है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। एक डीएम होता है, उसके साथ साथ एडिशनल डीएम भी होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट any executive magistrate as additional executive magistrate. The ADM will have such powers as of the executive magistrates as decided by the executive as decided by the state government. अब इसमें बताया गया कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगा, उनमें से एक को एज अ डीएम अपॉइंट करेगा, उसके अलावा एडीएम भी अपॉइंट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, और उस एडीएम के पास इतना पावर होगा जितना स्टेट गवर्नमेंट ने जो है स्पेसिफाई किया है कि ये एडीएम कितना पावर एक्सरसाइज करेगा डीएम का। टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इफ द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बिकम्स वैकेंट, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जो पोस्ट है वो किसी वजह से खाली हो गई है, पोस्ट वैकेंट है, और टेम्परेरी मान लीजिए कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है डिस्ट्रिक्ट का, तो उस इंसान के पास विल हैव ऑल द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द डीएम, उसके पास उतनी पावर होगी डीएम की जितनी होती है डीएम के पास, अंटिल द गवर्नमेंट अपॉइंट समवन ऑफिशियली, जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियली किसी को अपॉइंट ना करे। अदरवाइज अगर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कोई चला रहा है तो उसके पास डीएम की तरह पावर रहेगी। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एसडीएम, डीएम के अलावा एसडीएम भी होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स कौन कौन होते हैं? जैसे डीएम हो गए, एडीएम हो गए, एसडीएम हो गए। ठीक है। अब एसडीएम कौन होते हैं? देखिए एसडीएम जो होते हैं वो डीएम के नीचे होते हैं, डीएम के सबऑर्डिनेट होते हैं। डी एसडीएम कौन होते हैं? कई बार जैसे डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी कई सब डिविजन्स होते हैं जिनको तहसील भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सब डिविजन्स होते हैं। बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिविजन्स होते हैं, तो वहां पे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर दिया जाता है बस। तो स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू बी इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन। जैसे इलाहाबाद के अंदर कई सब डिवीजन है, लखनऊ के अंदर कई सब डिवीजन है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से ज्यादा डिविजन्स होते हैं। ठीक है। he will be called subdivisional magistrate. The government can also remove him from discharge when needed. उसके बाद delegation of power to DM. अब ये जो एसडीएम वाली बात कही गई है इसके अंदर कि एसडीएम को अपॉइंट करा जा सकता है, तो ये एसडीएम को अपॉइंट करने वाला पावर जो है ये डीएम को भी दिया जा सकता है, कि डीएम भी ये काम कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के अलावा। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, लेकिन ये पावर डीएम को भी डेलीगेट किया जा सकता है, दिया जा सकता है। जैसे लिखा है, देखिए द स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव इट्स पावर फ्रॉम सबसेक्शन 1 टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट through a general or a special order. This means that the DM can appoint or remove SDMs if the government allows. तो अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देगी तो जो डीएम होगा वो भी एसडीएम को अपॉइंट कर सकता है और रिमूव कर सकता है। समझ में आ गया सब लोगों को ये वाला सेक्शन? ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जजेस तो होते ही हैं, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, एडीएम्स होते हैं, एसडीएम्स होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है अभी हम लोगों ने जाना। अगर हम लोग डीएम की बात करें तो डीएम का जो अपॉइंटमेंट होता है वो करती है स्टेट गवर्नमेंट एज पर दिस सेक्शन 14 ऑफ बीएनएसएस। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो करती है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इनको चुनता कौन है? किन में से अपॉइंटमेंट किया जाता है? उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किए होते हैं आईएएस ऑफिसर्स। आईएएस ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से रिक्रूट करती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी जो है सीएससी के एग्जाम्स कंडक्ट करती है, जिसके जरिए आईएएस ऑफिसर का सिलेक्शन होता है। ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को?
आइए आगे बढ़ते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, अगर मान लीजिए कि कमिश्नर ऑफ पुलिस है किसी जगह पे, तो दिस सबसेक्शन सेज दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव द पावर्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो अगर कहीं कमिश्नरेट है, वहां पे कमिश्नर है, तो उस जगह पे बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है, वही पावर जो है वो कमिश्नर को भी दे सकता है इफ इट वांट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो सबसेक्शन सेज दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का पावर जो है गवर्नमेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है उसको भी दिया जा सकता है। ये जो होते हैं ये आईपीएस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, आईएएस होते हैं और आईपीएस होते हैं, तो ये आईपीएस होते हैं। तो बोला गया है कि आईपीएस को भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का पावर दिया जा सकता है। तो यानी डीएम भी हो सकता है, डीएम तो हो ही गया एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एसडीएम भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एडीएम भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, और कुछ जगह पे कमिश्नर ऑफ पुलिस भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं। समझ में आ गया? ये कहां से आते हैं? आईपीएस से। अब आता है हम लोगों का इसी सीआरपीसी के अंदर, आपको पता होगा सेक्शन 144 सीआरपीसी का काफी पॉपुलर है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के हाथ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर होता है सीआरपीसी के अंदर। 144 में इसी सेक्शन के अंदर कर्फ्यू भी लगाया जाता है। इस सेक्शन का पर्पस क्या होता है? इस सेक्शन का पर्पस जैसे भी हमने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का जो कार्रवाई होती है, इट इज मोस्टली इन रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की जो कार्रवाई होती है, जो एक्शंस होते हैं, दीज एक्शंस आर मोस्टली इन नेचर ऑफ प्रिवेंशन। ये एक प्रिवेंशन होते हैं नेचर में, तो ये एक प्रिवेंटिव नेचर की कार्रवाई होती है। तो 144 का पावर इस्तेमाल करके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बहुत सारे ऑर्डर पास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, कोई भीड़ नहीं लगाएगा, कोई रिलीजियस प्रोसेशन इस रोड से नहीं निकलेगा, कोई भी यहां पे पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, किसी भी तरीके का पब्लिक प्रोग्राम नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कोरोना के टाइम पे 144 के अंदर कई ऑर्डर इशू करे गए कि लोग भीड़ नहीं लगाएंगे, कोरोना जिससे फैल ना जाए। तो इस तरीके के ऑर्डर जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सेक्शन 144 के अंदर इशू करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज के ऊपर सेक्शन 144 है। तो इसके अंदर कौन कौन से मैजिस्ट्रेट ऑर्डर इशू कर सकते हैं? अब आपने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का सेटअप तो समझ लिया। अब देखिए कौन कौन इसके अंदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। दिस सेक्शन गिव्स पावर टू एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स लाइक डीएम, डीएम इशू कर सकता है ऑर्डर। एसडीएम टू इमीडिएटली स्टॉप, डीएम कर सकता है या कोई एसडीएम कर सकता है या कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इमीडिएटली स्टॉप एनी एक्ट में कॉज पब्लिक हार्म, जिससे पब्लिक को नुकसान हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है और डेंजर हो सकता है। आइए अब देखते हैं इसके अंदर When can the magistrate act? मैजिस्ट्रेट इसके अंदर कब ऐड कर सकता है? If there is an urgent situation and immediate action, अगर इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, अगर इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, लग रहा है कि दंगे हो जाएंगे, भीड़ भड़क जाएगी, ठीक है, मान लीजिए कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो सकता है, उनको हटने का ऑर्डर दिया जा सकता है, भीड़ लगाने के लिए मना किया जा सकता है, तो इस तरह के ऑर्डर पास होते हैं। तो अगर इफ देर इज एन अर्जेंट सिचुएशन, कोई ऐसी अर्जेंट सिचुएशन पैदा होती है जिसमें इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, सो इफ देर इज एनी अर्जेंट सिचुएशन वेयर देर इज इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, किस तरह के सिचुएशन में, जैसे एंड द एक्ट और सिचुएशन में कॉज, अगर ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान की या कुछ लोगों की कुछ एक्शंस हैं जिससे क्या खतरा लग रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन और अनोयंस टू पीपल डूइंग लॉफुल वर्क, कि लोगों के काम में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो सकता है, जैसे सड़क पूरी जाम कर दिया, पूरी भीड़ लगा के इकट्ठा कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अनोयंस हो गया, पब्लिक को जो लॉफुल अपना काम कर रहे हैं उनका ऑब्स्ट्रक्शन और अनोयंस हुआ। डेंजर टू लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी, कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है जिससे कोई डेंजर है किसी की लाइफ की, खुलेआम फायरिंग करना, खुलेआम कोई ऐसे काम करना जिससे लोगों को खतरा है, तो डेंजर टू लाइफ, हेल्थ, भीड़ लगाना, जैसे कोरोना के टाइम पे भीड़ लगाने से हेल्थ के ऊपर असर पड़ सकता है, कोरोना फैल सकता है, और सेफ्टी, जो लोगों की सेफ्टी को अफेक्ट करे, डिस्टर्बेंस टू पब्लिक पीस, ऐसा कोई काम करना जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो, उसके अलावा दंगा या फाइट होने का खतरा हो कि दो लोग आपस में लड़ने लग जाएं या दंगा हो जाए या दो कम्युनिटी आपस में लड़ना लग जाए, तो मैजिस्ट्रेट इसके अंदर क्या कर सकता है? मैजिस्ट्रेट में बाय रिटन ऑर्डर, तो इसके अंदर रिटन ऑर्डर इशू कर सकता है, स्टेटिंग द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस, कि क्यों वो ऑर्डर इशू कर रहा है, मटेरियल फैक्ट्स लिखने के बाद, और उसको सर्व किया जाएगा इस तरीके से जैसे कि वो सम्मन्स होता है, जिस तरीके से सम्मन्स को सर्व किया जाएगा 153 के अंदर बताया गया, उसी तरीके से उस ऑर्डर को सर्व किया जाएगा, यानी ये जो रिटन ऑर्डर मैजिस्ट्रेट इशू कर रहा है।
किस लिए इशू किया जाएगा? स्टॉप डूइंग समथिंग और एब्सटेन, कोई इंसान कोई ऐसा कार्य कर रहा होगा उसको रोकने के लिए कि तुम रुक जाओ, ये काम मत करो। और टेक एक्शन अबाउट सम प्रॉपर्टी अंडर देयर कंट्रोल, अगर उसके कंट्रोल में कोई प्रॉपर्टी है तो उसको ऑर्डर देना कि उसको सही से मैनेज करो। फॉर एग्जांपल उसकी कोई फैक्ट्री चल रही है, उससे कुछ केमिकल निकल रहा है, उसको ऑर्डर इशू कर देना अपनी फैक्ट्री जो है ठीक ठाक तरीके से चलाओ, उससे केमिकल निकल रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। तो किसी इंसान को कोई चीज करने के लिए कि स्टॉप डूइंग समथिंग, कि वो चीज मत करो। उसके अलावा और टेक एक्शन अबाउट सम प्रॉपर्टी अंडर देयर कंट्रोल, उनके कंट्रोल में कुछ प्रॉपर्टी है जिसके वजह से लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, तो इस जगह पे ऑर्डर इशू किया जा सकता है रिटर्न में। ठीक है, आगे एक्स पार्टी ऑर्डर, अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है एंड देयर इज नो टाइम टू सर्व नोटिस। अब ऊपर जो बोला गया है रिटर्न में ऑर्डर सर्व करना, अगर टाइम नहीं है कि रिटर्न में ऑर्डर सर्व किया जाए तो उस जगह पे मैजिस्ट्रेट इसके अंदर एक्स पार्टी कार्रवाई भी कर सकता है। द मैजिस्ट्रेट कैन पास द ऑर्डर विदाउट हियरिंग द पर्सन कॉल्ड एक्स पार्टी ऑर्डर। तो याद रखिएगा इसके अंदर मैजिस्ट्रेट एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास कर सकता है इमरजेंसी की सिचुएशन में, जहां पे मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो जो रिटर्न ऑर्डर है उसको भेजने में, सम्मान की तरह सर्व करने में टाइम लगेगा। हु कैन ऑर्डर बी अगेंस्ट, यानी ऑर्डर किसके अगेंस्ट पास किया जा सकता है? किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट। ऑल पीपल लिविंग इन सर्टेन एरिया, किसी सर्टेन एरिया के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ऑर्डर पास किया जा सकता है कि वो कोई ऐसी पब्लिक गैदरिंग ना करें, वो कोई ऐसा शोर शराबा ना करें। ठीक है, और द जनरल पब्लिक गोइंग टू सर्टेन प्लेस, या आम जनरल पब्लिक को कि जितने लोग वहां जा रहे हैं उनको इन बातों का ध्यान रखना है, तो जनरल पब्लिक के लिए भी इशू किया जा सकता है। या जनरल पब्लिक के लिए बता दिए कि वहां पे जाना है तो किसी को भीड़ नहीं लगाना है। हाउ लॉन्ग डज ऑर्डर रिमेन? मैक्सिमम 2 मंथ्स, 60 दिन तक। अगर मैजिस्ट्रेट ने इसके अंदर ऑर्डर पास किया है तो कब तक के लिए ये ऑर्डर को इंपोज कर सकता है? 2 महीना। अगर इस ऑर्डर का कोई वायलेशन करता है तो आईपीसी का सेक्शन 188 अट्रैक्ट हो जाता है, सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी। तो 2 महीने तक के लिए इस ऑर्डर को लगाया जा सकता है, यानी ये जो इसके अंदर बोला गया है किसी तरीके का प्रिवेंशन या किसी को इंसान को कोई रोकना, तो वो जो ऑर्डर है 2 मंथ्स तक जो है वैलिड रहेगा। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट उसको फर्दर अप टू 6 मंथ एक्सटेंड कर सकती है, यानी 2 महीने तक मैजिस्ट्रेट का लगा सकता है, 2 महीने से बढ़ा के अप टू 6 मंथ्स, यानी टोटल 8 महीने, टोटल 8 महीने तक लगाया जा सकता है। 2 महीने तक मैजिस्ट्रेट के पास पावर है लगाने का, उसके बाद अप टू 6 मंथ्स लगाने का स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। कि मान लीजिए कि कोई दंगे वाली सिचुएशन लग रही थी कि दंगे हो सकते हैं, तो वहां पे मैजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर पास किया, लोगों को बोला आप अपने अपने घर में रहिए, कोई घर में नहीं निकलेगा, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं करेगा, तो मैजिस्ट्रेट तो 2 महीने तक लगा सकता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है, इसमें और लंबे समय तक लगना चाहिए ये ऑर्डर, तो वो उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकता है 6 मंथ्स तक। तो 2 महीना वो 6 महीने से, तो मैक्सिमम 8 मंथ्स तक लगाया जा सकता है। कैन द ऑर्डर बी चेंज्ड और कैंसल्ड, क्या ये जो ऑर्डर पास किया है मैजिस्ट्रेट ने या गवर्नमेंट ने, क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है, ये चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। द मैजिस्ट्रेट और हिज सुपीरियर कैन चेंज और कैंसिल द ऑर्डर, मैजिस्ट्रेट जो होंगे या उनके जो सुपीरियर होंगे उस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। इवन द स्टेट गवर्नमेंट कैन कैंसिल और मॉडिफाई इट्स एक्सटेंशन। उसके साथ साथ राइट टू बी हर्ड, इफ समवन इज अफेक्टेड बाय द ऑर्डर दे कैन अप्लाई टू कैंसिल और मॉडिफाई इट। अगर किसी को ये ऑर्डर अफेक्ट कर रहा होगा, किसी की मान लीजिए उसकी वजह से दुकान नहीं खुल पा रही होगी, उसका काम नहीं चल पा रहा होगा, तो वो अप्लाई कर सकता है इसके कैंसिल और मॉडिफाई के लिए। द मैजिस्ट्रेट और गवर्नमेंट मस्ट गिव देम अ चांस टू एक्सप्लेन देयर साइड, और मैजिस्ट्रेट हो या गवर्नमेंट हो उस इंसान को जो अफेक्टेड पार्टी है उसको मौका देंगे सुनने का। इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड रीजंस मस्ट बी रिटन डाउन, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो इसके लिए रीजन रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में इससे रिलेटेड कई गाइडलाइंस दिया, ब्रीफ में हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या गाइडलाइंस दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 144 सीआरपीसी का जो पावर है इट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन बोनाफाइड एंड रीजनेबल मैनर, इसको बोनाफाइड और रीजनेबल मैनर में एक्सरसाइज किया जाना चाहिए। ये सेक्शन जो है ये रेमेडियल है एज वेल एज प्रिवेंटिव, ये रेमेडियल भी है, इंसान को रेमेडी दे रहा है, उपचार दे रहा है, उसके साथ साथ ये प्रिवेंटिव है। इज एक्सरसाइजेबल नॉट ओनली वेयर देयर एग्जिस्ट प्रेजेंट डेंजर, कोर्ट ने कहा कि ये तभी एक्सरसाइज नहीं किया जाता है कि कोई प्रेजेंट डेंजर है, इवन इफ देयर इज एप्रहेंशन ऑफ डेंजर, अगर खतरा लग भी रहा है, खतरा महसूस ही हो रहा है, जरूरी नहीं कि खतरा हो गया हो या खतरा कुछ होने लगे हो, भीड़ देख के ऐसे लग रहा है कि ये भीड़ बेकाबू हो जाएगी और इससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है,
तो उस जगह पे भी इसको ऑर्डर को पास किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो गई हो। उसके अलावा द पावर अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी कैन नॉट बी यूज टू सप्रेस लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। कहा गया है कि सेक्शन 144 सीआरपीसी का पावर उस जगह पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जहां पे आप उसको इस्तेमाल करके लोगों की लेजिटिमेट ओपिनियन को दबाएं। मतलब मान लीजिए कि कोई अपनी सही बात रख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी हक बात है, अपनी हक बात बोल रहे हैं, तो आप 144 का पावर का इस्तेमाल करके उनकी आवाज को दबाएं, ये नहीं कर सकते आप। एक्सप्रेशन सप्रेस लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और ग्रीवेंस और एक्सरसाइज ऑफ एनी डेमोक्रेटिक राइट्स। अगर वो अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 144 का इस्तेमाल करके आप उनके अगेंस्ट ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 144 में ऑर्डर इशू हो गया फिर किसी ने वायलेशन किया तो सेक्शन 188 सीआरपीसी अट्रैक्ट हो सकता है, सॉरी आईपीसी अट्रैक्ट हो सकता है। उसके साथ कोर्ट ने कहा कि वाइल एक्सरसाइजिंग द पावर अंडर सेक्शन 144, मैजिस्ट्रेट जब 144 के अंदर अपने पावर का इस्तेमाल करेगा तो ही हैज टू बैलेंस द राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो लोगों के राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस को बैलेंस करेगा कि उनके राइट्स को भी ध्यान में रखना है और रिस्ट्रिक्शंस को भी ध्यान में रखना है। एक मिनट। सर कमिश्नर भी सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये डीएम से सीनियर होते हैं। और एक पुलिस में होता है कमिश्नर, ये आईपीएस वाले बारे में होते हैं। देखिए डीएम जो होते हैं ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से होते हैं, यानी ये आईएएस होते हैं। और ये जो पुलिस के अंदर होते हैं, पुलिस की हायरार्की के अंदर होते हैं, जैसे कमिश्नर हो गए, ये लोग आईपीएस होते हैं। ठीक है। मेन जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो डीएम और एसडीएम, यानी जो मेन डीएम होता है उसके हाथ में होता है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के लिए यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनको भी कुछ पावर दे सकती है। मेनली जो होता है वो डीएम के हाथ में होता है, डिस्ट्रिक्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। आगे कोर्ट ने बोला इसी केस के अंदर कि रिपीटेटिव ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 144, बार बार रिपीटेटिव ऑर्डर्स पास करना, तो ये अब्यूज ऑफ द पावर हो गया। ये पावर का अब्यूज करना होगा, क्योंकि इसीलिए उसके अंदर टाइम लिमिट दे दी गई है कि मैजिस्ट्रेट अगर इशू करेगा तो कब तक वैलिड रहेगा, 2 महीना। फिर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं, अभी मामला शांत नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर फिर दंगा भड़क सकता है, लोग भड़क सकते हैं, भीड़ भड़क सकती है, तो इट कैन फर्दर एक्सटेंड द ऑर्डर अप टू 6 मंथ्स। तो 2 महीना मैजिस्ट्रेट लगा सकता है। फिर जैसे मान लीजिए कि 2 महीने में 1 जनवरी को डीएम ने कोई ऑर्डर इशू किया अंडर सेक्शन 144, तो 2 महीने के लिए लगा सकती है। तो अगर मान लीजिए उसने 1 जनवरी को इशू करा तो 29 फरवरी तक उसका ऑर्डर वैलिड होगा। उसके बाद गवर्नमेंट चाहे उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकती है 6 महीने तक। तो कितना लगा सकती है, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो अगस्त तक, 31 अगस्त तक गवर्नमेंट उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकती है। समझ में आ गया सब लोगों को? सर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ज्यादा पावरफुल होता है या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? दोनों का अलग अलग काम है। एक तब देखता है केसेस को जब कोई ऑफेंस हो जाता है, एक का काम जो है पूरा प्रिवेंटिव नेचर का है, जैसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का चीजों को रोकना। अगर वो घटना घट गई तो फिर वहां पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोई पावर एक्सरसाइज नहीं करता है, फिर वहां पे कौन पावर एक्सरसाइज करता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। दोनों की फील्ड एकदम अलग अलग है। घटना होने के बाद जो ऑफेंडर है उसको ट्राई करना, और एक जगह पे होता है घटना को रोकना। ठीक है।
अब इसके बाद आता है सेक्शन 164, डिस्प्यूट्स ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिस्प्यूट्स ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी ये भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के डोमेन में आता है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इसके अंदर कार्रवाई करता है। तो यानी डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे लोग गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए भीड़ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, गोलियां चल जाती हैं, लोग मर जाते हैं, दंगा भड़क जाता है जमीन और प्रॉपर्टी के चक्कर में। आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी के चक्कर में कितने मर्डर होते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी प्रॉपर्टी, किसी लैंड डिस्प्यूट के लिए पूरी गैंग वॉर हो जाती है कि कोई लैंड है उसको लेके वो पार्टी और इस पार्टी में गैंग वॉर हो गई, गोलियां चल गई, इस हद तक लड़ाइयां हो जाती हैं, तो ब्रीच ऑफ पीस हो जाता है। देखिए, एक तो 144 वाली घटना जनरल कंडीशन में, आप समझिए जनरल कंडीशन में हमारे यहाँ प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट कभी कभार वायलेंट हो जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, दंगे होने लग जाते हैं। एक तो वो 144 वाली सिचुएशन हो गई, वहां पे लोगों की क्या डिमांड है, पहले नॉर्मल प्रोटेस्ट था, नॉर्मल प्रोटेस्ट करते करते वायलेंट हो गया, वो एक अलग कैटेगरी हो गई। ये 140 वाली 5 वाली जो थी, जो अब 164 हो गई है बीएनएसएस की, आप इसके अंदर समझिएगा इसके अंदर कब कार्रवाई करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके ये खतरा हो रहा है कि दो गुट आपस में लड़ेंगे और ब्रीच ऑफ पीस हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जमीन जायदाद के चक्कर में अक्सर कितनी लड़ाइयां होती हैं। तो उसी वजह से ये सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है कि वो इसके अंदर पोजीशन को, अगर किसी पार्टी को जबरदस्ती कब्जे से निकाला गया है तो वो उसके इमीडिएट पोजीशन को मेंटेन करवा सकता है। यहां पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इस चीज में नहीं जाएगा कौन ओनर है, किसके पास जमीन के कागजात हैं, किसके पास मकान के कागजात हैं। वो ये देखेगा कि 2 महीने पहले हमारे पास जब इंफॉर्मेशन आई है इस दंगे, इस झगड़े होने की, इससे 2 महीने पहले कौन उस मकान में कब्जे में था। जिसके पास कब्जा होगा वो उसको वापस कब्जा दिलवा देगा, भले ही वो ओनर हो ना हो। तो यहाँ पे किस चीज को देखता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट? कब्जे को। अगर आप कहते हो कि नहीं आप ओनर हो, तो आप जाइए सिविल कोर्ट के अंदर सूट फाइल करके अपनी ओनरशिप डिक्लेयर करवाइए, टाइटल डिक्लेयर करवाइए, फिर आके कब्जा ले लीजिए एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में। ये लड़ाई झगड़ा करके तुम कैसे निकाल सकते हो किसी को? तो इस वजह से ये प्रोटेक्ट करता है, इसके अंदर क्रिमिनल कार्रवाई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करके आपके कब्जे को मेंटेन करवा सकता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में तो आपने पढ़ा होगा कि वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 5 सेक्शन 6 में बताया गया कि अगर आपको कोई जबरदस्ती निकाल देता है तो वो तो सिविल की रेमेडी होगी। यहां पे अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि किसी लैंड, वाटर, बाउंड्री इनको लेके कोई ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, तो उस जगह पे पुलिस जो है अपनी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास भेजती है। जैसे मान लीजिए कि हर थाना होता है, थाने के पास इंफॉर्मेशन आई कि मेरे थाने के अंदर किसी मकान को लेके झगड़ा हो गया है दो गुड़ में, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और लड़ सकते हैं, ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है दोनों में बुरी तरीके से। तो जैसे पुलिस जो है उस जगह पे इसकी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट, क्योंकि ऑफेंस तो हुआ नहीं है, जब अनलेस एंड अनटिल ऑफेंस हुआ नहीं होगा तो पुलिस क्या लिखेगी एफआईआर में कि हमें लग रहा है कि ऑफेंस होने वाला है, इसकी तो कोई एफआईआर बन नहीं सकती अनलेस एंड अनटिल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। तो पुलिस क्या करेगी? तो पुलिस क्या करती है, भेजती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास अपनी रिपोर्ट। तो फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होता है फिर वो वहां पे कार्रवाई करता है, फिर दोनों पार्टी को बुलाता है, दोनों की पार्टी जो है उससे रिटर्न में लेता है उनके क्या क्या क्लेम्स हैं, फिर देखता है किसी एक पार्टी ने दूसरी के साथ ज्यादती करी है, उसको कब्जे से निकाला है, तो उसको उसका एक कब्जा दिलवा देता है। यही होता है बस इस सेक्शन में। समझ में आया आप लोगों के? अभी हम लोग पढ़ते हैं बेयर एक्ट से। ठीक है, पुलिस जो होती है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यहाँ पे क्यों एक्शन ले रहा है? क्योंकि पुलिस तो तभी कार्रवाई करेगी, कोई ऑफेंस हुआ हो तो उसकी वो एफआईआर रजिस्टर कर सकती है, या अगर पुलिस को लग रहा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है तो वो किसी को उठा सकती है। लेकिन एक ऐसा भी तो सिचुएशन बन रही है कि किसी मकान को लेके दो गुटों में जो है झगड़ा चल रहा है और ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, पता नहीं कब हो, तो उस जगह पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इसके अंदर एक्शन ले सकता है। तो क्या हो सकता है? दिस सेक्शन हेल्प्स मेंटेन पीस व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट ओवर लैंड और वाटर एंड देयर इज अ चांस दैट इट कुड लीड टू फाइट और वायलेंस, उसके चक्कर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? व्हेन डज इट अप्लाई? व्हेन अ डिस्प्यूट अबाउट लैंड, वाटर और बाउंड्री, लैंड, वाटर और बाउंड्री, लैंड, वाटर, बाउंड्री के अंदर कई चीजें आ जाएंगी, कोई बिल्डिंग आ गई, लैंड आ गया, मकान आ गया, उसके अलावा कोई मार्केट आ गई, ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। पब्लिक फाइट और टेंशन, द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन एक्ट ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैसे एक्ट कर सकता है? पुलिस रिपोर्ट से या कोई और जगह से उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, क्या कर सकता है? ही इश्यूज आर रिटन ऑर्डर, इसके अंदर भी रिटन ऑर्डर इशू करता है। कॉलिंग बोथ द पार्टीज, कॉलिंग बोथ द पार्टीज, जो दो पार्टीज हैं उनको बुला सकता है अपनी कोर्ट में।
those involved in the land dispute to appear before him personally or through a lawyer, personally or या lawyer के through. He asked them to submit their written claims, और फिर उनसे पूछा जाता है आप लोग अपने अपने written claims दीजिए. अब देखिए यहां पे मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड नहीं करेगा कौन मालिक है, कौन मालिक है. मैजिस्ट्रेट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड who is the owner of the property concerned. Magistrate will be concerned only with the possession of the property. कि कौन कब्जे में था उस प्रॉपर्टी के, अगर किसी ने एक ने दूसरे को निकाला है. Possession is the main focus here, not ownership or title. Subsection 2, what is included in land and water? Land and water के अंदर कई चीजें आ जाएंगी जैसे बिल्डिंग्स, मार्केट्स, क्रॉप्स, फिश, फॉर्म्स. फसलें लगी हैं, अगर किसी लैंड में फसलें लगी हैं उसको लेके भी डिस्प्यूट हो सकता है. इनकम, रेंट और प्रॉफिट आ रहा है, किसी लैंड से कोई रेंट और प्रॉफिट आ रहा है, ये भी आ जाएगी लैंड और वाटर के अंदर. सर्विस ऑफ ऑर्डर, द ऑर्डर मस्ट बी सर्व टू द पार्टीज लाइक अ समन्स. अब जब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेशन आई पुलिस के जरिए या कहीं और से, तो वो क्या बोलेगा, रिटर्न में ऑर्डर भेजेगा. ये रिटर्न में ऑर्डर जो है पार्टीज के पास सर्व किया जाएगा. किस तरीके से सर्व किया जाएगा, जिस तरीके से सम्मन सर्व किया जाता है. उनको बुलाया जाएगा और उनसे क्या लिया जाएगा, रिटर्न क्लेम्स. उनसे रिटर्न में क्लेम्स लिया जाएगा. और उसके अलावा ये जो ऑर्डर होगा उसको पेस्ट किया जाएगा एट और नियर द लैंड इन डिस्प्यूट, सो अदर्स आर अवेयर ऑफ इट. तो ये जो ऑर्डर होगा मैजिस्ट्रेट का, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का, इसको वो जिस जगह पे जो लैंड होगा जहां पे डिस्प्यूट चल रहा होगा वहां पे चिपका दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा, ताकि और लोगों को भी पता चल जाए. What will the magistrate do in hearing? मैजिस्ट्रेट क्या क्या डिसाइड करेगा अब हियरिंग के अंदर. अब देखिए छोटी सी हियरिंग हो रही है यहाँ पे भी, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की, वो कोई कोई एक्विटल या कन्विक्शन या टाइटल टू प्रॉपर्टी नहीं डिसाइड करेगा. ठीक है, ये मान लीजिए कि ये कार्रवाई चल रही है किसी लैंड और बाउंड्री को लेके. देयर इज ऑल्सो अ पेंडिंग सूट इन अ सिविल कोर्ट. There is a pending suit in a civil court relating to the title to the property. Suppose that relating to the title to the property, there is already a pending suit in the civil court. So in that case, the decree, the judgment of the civil court shall prevail the order of the magistrate under this section. तो जो civil court का फैसला आएगा वो यहाँ पे executive magistrate के order के ऊपर prevail कर जाएगा. तो फाइनली उसको माना जाएगा जो सिविल कोर्ट से डिसाइड हुआ. क्यों? क्योंकि ये एक समरी इंक्वायरी है. It is a summary inquiry. Magistrate has nothing to do with the ownership. लेकिन the civil court जो है वो आपसे evidences के basis पे आपकी ownership decide करता है, अगर आपने ownership या possession का सूट फाइल किया हुआ है. समझ में आया सभी लोगों को? तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है कंसर्न नहीं होगा ओनरशिप से. उसके साथ साथ he will only decide who was in possession. क्या चीज मेनली देखेगा, who was in the possession of the property on the date of the order. जिस टाइम पे वो ऑर्डर कर रहा है कौन पोजीशन में था, या जिस वक्त पुलिस की रिपोर्ट उसके पास आई उससे पिछले 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर कौन उस मकान या जमीन पे था कब्जे में. If someone was forcefully removed from the land within the last 2 months, he may treat them as if they were still in possession. तो अगर मैजिस्ट्रेट जब अपनी इंक्वायरी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 जनवरी 2025 को किसी मकान से, फॉर एग्जांपल किसी लैंड से किसी इंसान को निकाल दिया जबरदस्ती झगड़ा करके. 1 जनवरी 2025 को किसी एक पर्सन को उसके लैंड या मकान से झगड़ा करके उससे निकाल दिया गया. उसने 1 फरवरी 2025 को 1 फरवरी फॉर एग्जांपल उसने पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया. पुलिस ने इसके अंदर देखने के बाद 5 फरवरी 2025 को मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट लगा दी कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है किसी मकान और जमीन को लेके, जिसमें ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है. तो जब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने देखा कि इफ समवन वाज फोर्सफुली रिमूव फ्रॉम द लैंड विद इन द लास्ट 2 मंथ्स, कि जिस वक्त पुलिस की रिपोर्ट मेरे पास आई है, मैजिस्ट्रेट ने देखा कि जब पुलिस की रिपोर्ट मेरे पास आई है इससे पिछले 2 महीने के अंदर जिसको निकाला गया है जमीन और मकान से, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा कि उसको दोबारा कब्जा मिले. तो यहां पे मैजिस्ट्रेट क्या चीज देखेगा, कब्जा. He may treat them as if they were still in possession. तो मैजिस्ट्रेट ट्रीट करेगा कि वही इंसान जो है अभी पोजीशन में है, और मैजिस्ट्रेट उसके अंदर ऑर्डर ये पास कर देगा कि उसी को कब्जा दोबारा मिल जाए.
What if there is no real dispute? If any party proves that there is no actual dispute, the magistrate will cancel the order and all further proceeding shall be stayed. अगर कोई real dispute ऐसा नहीं होगा तो मैजिस्ट्रेट जो है अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, यानी जो उसने ऑर्डर पास किया है, आप लोग आइए, आप लोग अपने क्लेम्स दीजिए जो उसने ऑर्डर पास किया होगा, उसके अलावा कोई और भी उसने अगर ऑर्डर पास किया होगा उसको वो कैंसिल कर देगा और जो प्रोसीडिंग्स होगी वो फर्दर स्टे हो जाएगी. फाइनल ऑर्डर बाय मैजिस्ट्रेट इफ ही फाइंड्स आउट हु वाज इन पोजीशन. अब देखिए, अब फाइनल ऑर्डर क्या होगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का. इफ ही फाइंड्स आउट हु वाज इन पोजीशन, अगर उसको पता चला कि जब 5 फरवरी को उसके पास पुलिस की रिपोर्ट आई है तो मिस्टर एक्स जो है किसी लैंड के पोजीशन में थे. मिस्टर एक्स है वो पिछले नवंबर से किसी लैंड के पोजीशन में थे और उनको निकाला गया है 1 जनवरी 2025 को. पुलिस के पास आए हैं वो, उसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट लगाई है 5 फरवरी 2025 को हमारे पास. तो मैजिस्ट्रेट ने देखा कि रिपोर्ट के आने से पहले 2 महीने के अंदर कौन कब्जे में था, तो ये पाया गया कि मिस्टर एक्स जो है वो कब्जे में थे. तो वहां पे क्या करेगा, पास एन ऑर्डर सेइंग दैट द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमेन इन पोजीशन, कि जो पर्सन उसके कब्जे में था वो कब्जे में रहेगा until a civil court decides otherwise, until की सिविल कोर्ट जो है इसके अंदर कुछ और डिसाइड कर दे. तो वो यानी ये सेक्शन जो है एक तरीके से अगर देखा जाए कि कोई सिविल कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा होगा तो उसके स्टेटस क्वो को मेंटेन रखने के लिए है. फॉरबिड अदर्स फ्रॉम डिस्टर्बिंग दिस पोजीशन, और दूसरों को ऑर्डर पास करके फॉरबिड कर सकता है, मना कर सकता है कि जिसके कब्जे में वो मकान और जमीन है आप जो है उसके पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं. If someone was wrongly thrown out, he can order them to be restored. अगर किसी को उसमें से गलत तरीके से निकाला गया है तो वो उसको कब्जा दिलवा सकता है अपना ऑर्डर पास करके. सर अगर 2 महीने से ज्यादा हो गया, देखिए 2 महीना इसके अंदर टाइम लिमिट बताई गई है. अगर 2 महीने से ज्यादा हो गया तो फिर आप अपने कब्जे को कैसे मेंटेन करोगे, फिर आपके पास सिविल की रेमेडी होगी, ये वाली रेमेडी नहीं होगी. उसके अंदर बताइए आप लोग, स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर कितने महीने के अंदर सूट फाइल किया जा सकता है अगर आपको कब्जे से निकाला गया है. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कितने महीने में सूट फाइल किया जा सकता है. तो विद इन 6 मंथ्स, यहां पे कितना है 2 महीना. ठीक है. और अगर मान लीजिए कि जो इस कार्रवाई के अंदर पार्टी है उनकी डेथ हो जाती है तो मैजिस्ट्रेट उनके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सन या लीगल एयर, उनको पार्टी बना देंगे. What if crops are about to rot? The magistrate can order that the crops be harvested, stored or even sold if they are about to spoil. अगर कोई लैंड है जिसके ऊपर कुछ फसलें लगी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि मैजिस्ट्रेट ने अपना ऑर्डर पास कर दिया है तो उसके वजह से कहीं फसलें जो है बर्बाद ना हो जाए, तो वो इसके लिए ऑर्डर पास कर सकता है कि उस फसल की हार्वेस्टिंग करके, स्टोर करके या उनको बेचा भी जा सकता है. विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, ईदर पार्टी कैन आस्क द मैजिस्ट्रेट टू कॉल विटनेसेस और समन्स टू डॉक्यूमेंट्स. तो अब देखिए एक पूरी कार्रवाई चल रही है क्योंकि इंक्वायरी हो रही है, तो उसके अंदर ईदर पार्टी जो है मैजिस्ट्रेट के पास अप्लाई कर सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए या किसी को सम्मन भेज के कोई गवाहों को बुलवाने के लिए उसी प्रोसीडिंग के अंदर, ये जो मैजिस्ट्रेट के सामने चल रही है. यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा इसमें रिवीजन हो सकता है. मैजिस्ट्रेट का ये जो ऑर्डर है इसके अंदर रिवीजन भी हो सकता है. ठीक है. रिलेशन विद सेक्शन 126, this section does not stop the magistrate from using section 126 powers which are about removing public nuisances like illegal construction on public parts. तो ये दो सेक्शंस हैं जो हमारे लोगों के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने के लिए काफी ज्यादा जरूरी थे. आप लोगों को ये समझ में आए. ठीक है. तो मैजिस्ट्रेट का अगर यहाँ पे ऑर्डर आता है तो आपके पास रेमेडी एक होगी रिवीजन की.
अगर मैजिस्ट्रेट ने जो लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया है तो आपके पास रिवीजन का रास्ता खुला है, या तो दोबारा फिर आपके पास सिविल कोर्ट का रास्ता खुला है। फिर अब आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। सिविल कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो माना जाएगा, वो मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के फैसले के ऊपर प्रिवेल करेगा, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऊपर प्रिवेल करेगा। ये तो खाली इसलिए वो ऑर्डर पास कर रहा है टेम्परेरी फॉर द टाइम बीइंग, कि झगड़ा ना हो जाए, ब्रीच ऑफ पीस को रोकने की वजह से इसके अंदर वो ऑर्डर पास करता है। सर मेरी प्रॉपर्टी है, अगर कोई उसमें कब्जा कर रहा है फोर्सफुली, तो क्या आप सेक्शन 165 में जा सकते हैं? आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप सेक्शन 1 इस सेक्शन के अंदर जा सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं इसके बारे में। आमतौर पे मामले पुलिस के थाने से ही सॉल्व हो जाते हैं, पुलिस स्टेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन में अगर मामला गया उसके बाद एक्शन लिया तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास चला जाता है केस। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिए कि कब्जे वाली प्रॉपर्टी जो होती है, कब्जे वाला मकान, अगर आपके मकान पे कब्जा है, जल्दी कोई खरीदेगा नहीं। चाहे गुंडे हो, क्रिमिनल हो, जल्दी खरीदेंगे नहीं। अच्छे अच्छे मैन माफिया नहीं खरीदते हैं अगर किसी मकान में या जमीन पे कब्जा है। अगर आपने कब्जा छोड़ा तो फिर गया, फिर आपका कब्जा, फिर अब आप कब्जा नहीं ले सकते, क्योंकि कब्जे से आपको कोई निकाल नहीं सकता है। हमारे यहाँ कोई लॉ है ही नहीं कि कोई आपको जबरदस्ती निकाल ले। अगर आप कब्जे में हो तो अपना घर, मकान, जमीन खाली मत छोड़िए। अगर आपको लगता है कि उस पर कब्जा हो सकता है तो आप उस पर अपना कब्जा बनाइए सबसे पहले, खाली मत छोड़िए। अगर खाली होगा तो कब्जा हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, 2 महीने के अंदर मैजिस्ट्रेट किस चीज से कंसर्न है, जो कब्जे में होगा मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से पहले या पुलिस रिपोर्ट आने से पहले, जो 2 महीने के अंदर उस जगह पे कब्जे में था, ओनरशिप पे तो जाएगा ही नहीं वो। तो कब्जा जिसके पास रहेगा वो उसके फेवर में ऑर्डर पास कर देगा। तो इसलिए आप अपना कब्जा मेंटेन रखिए। तो घर, फ्लैट को खाली मत छोड़िए। ठीक है, तो आइए एक बार हम लोग फिर से ब्रीफ में समझ लेते हैं दोनों सेक्शंस को। देखिए, सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन होता है और कौन अपॉइंट करता है। तो हम लोगों ने जाना सेक्शन 14 BNSS के अंदर, सेक्शन 14 BNSS में बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ना कि अलॉट। स्टेट गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जितने भी चाहे अपॉइंट कर सकता है। एक मिनट। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है जितने भी चाहे, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट जो है जितने भी चाहे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट कर सकता है। उसमें से एक को वो डीएम बनाएगा। डीएम आते कहां से हैं? ये डीएम जो होते हैं ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। कौन रिक्रूट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपीएससी के थ्रू। ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट इनका अपॉइंटमेंट करती है। इसके अलावा एडिशनल भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, और जो सब डिविजन होते हैं, सब डिविजन में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जा सकता है। इनका काम क्या होता है? अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, फिर ये हम लोगों ने जाना। फिर इसके बाद दो अहम सेक्शन है हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए, एक 144 और एक 145। 144 हम लोगों ने जाना कि 144 जो है उस जगह पे जहां पे कोई अर्जेंट केसेस हैं, अर्जेंट केसेस ऑफ एप्रहेंडिंग न्यूसेंस और डेंजर। कोई ऐसे अर्जेंट केसेस है जहां पे लग रहा है कि कोई न्यूसेंस हो सकता है, कोई खतरा है, पब्लिक पीस जो है डिस्टर्ब हो सकती है। तो उस 144 के अंदर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, जैसे डीएम, एसडीएम, ये दूसरे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, 144 के अंदर ऑर्डर पास कर सकते हैं। उस ऑर्डर को पास करने के बाद किसी इंसान को मना कर सकते हैं कोई चीज करने के लिए, या उसके हाथ में कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हैंडल करने से रिलेटेड भी कोई ऑर्डर पास किया जा सकता है। जहां पे लगता है कि उसके कोई काम करने से कोई पब्लिक को जो है इफेक्ट पहुंच सकता है, कोई पब्लिक हेल्थ को इफेक्ट पड़ सकता है, पब्लिक सेफ्टी को इफेक्ट पहुंच सकता है, तो 144 में ऑर्डर पास किया जा सकता है। ये 144 का ऑर्डर एक्स पार्टे भी पास किया जा सकता है, यानी एक पक्ष ये भी पास किया जा सकता है। 144 का वायलेशन करने से आईपीसी का सेक्शन 188 अट्रैक्ट होता है। इसके अलावा 144 में अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो इसमें आप उसी मैजिस्ट्रेट के पास जाके आप अप्लाई कर सकते हो उसके कैंसिलेशन के लिए, मॉडिफाई के लिए। अगर वहां से भी रिलीफ नहीं मिलती है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।
उसके अलावा मैजिस्ट्रेट 144 के अंदर अगर कोई ऑर्डर पास करता है तो वो 2 महीने तक पास कर सकता है। 2 महीने से ज्यादा बढ़ाना होगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। वो कितनी बढ़ा सकती है? अप टू 6 मंथ्स। वो 6 मंथ्स जो होगा ये 2 महीने के अलावा 6 मंथ्स, तो 2 ये 6 ये टोटल मैक्सिमम 8 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। प्लस 144 के अंदर कोई कार्रवाई करता है मैजिस्ट्रेट, उसको आप आमतौर पे सिविल कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। ये हो गया 144। फिर 145 आता है। 145 के अंदर क्या क्या होता है? 145 के अंदर अगर किसी लैंड, वाटर, कोई मान लीजिए कि बाउंड्री है, उस लैंड के अंदर बिल्डिंग्स आ जाएंगी, कोई राइट टू फिशरीज आ जाएगी, उसके अलावा कोई मार्केट्स है वो आ जाएगी, उसको लेके अगर ऐसा लग रहा है कि ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है, 2 गुट आपस में लड़के ब्रीच ऑफ पीस कर सकते हैं, तो उस जगह पे अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास, पुलिस के पास से कोई इंफॉर्मेशन आती है या किसी और सोर्स से इंफॉर्मेशन आती है, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वहां पे ऑर्डर पास करेगा। वो ऑर्डर जो होगा सम्मन की तरह सर्व किया जाएगा। सम्मन की तरह सर्व करके उन पार्टीज को अपने पास बुला सकता है, फिर उनसे रिटर्न में क्लेम ले सकता है कि तुम्हारा क्या क्लेम है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। उन क्लेम को देखने के बाद जो है वो ये देखेगा कि अगर मान लीजिए कि किसी ने जोर जबरदस्ती करके उसके ऑर्डर पास करने से पहले, या मान लीजिए कि पुलिस की जो रिपोर्ट आई है उससे 2 महीना पहले किसी को जबरदस्ती निकाला गया होगा, तो वो उसको ट्रीट कर सकता है दैट दिस पर्सन वाज इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर उसको लगता है कि ये केस गलत तरीके से शुरू हो गया है, यानी प्रोसीडिंग गलत तरीके से शुरू हो गई, तो उसको वो कैंसिल भी कर सकता है, स्टे भी कर सकता है। और अगर फाइनल ऑर्डर जब वो अपना पास करेगा, अगर उसको लगता है कि किसी ने को निकाला गया है 2 महीना पहले, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर करने से पहले, तो उस जगह पे अगर निकाला गया है किसी को, तो मैजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर पास कर सकता है कि उसको दोबारा कब्जा मिले। ठीक है, और ये भी ऑर्डर पास कर सकता है कि कोई उसके इस पोजीशन में को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, इसकी रेमेडी क्या होगी? इसकी रेमेडी रिवीजन है, और अगर टाइम निकल गया या आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है तो सिविल कोर्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा बीएनएसएस के अंदर बहुत सारे सेक्शंस आपको छोटे छोटे मिलेंगे, वो सारे रीडिंग करने वाले हैं, उसमें कोई भी सेक्शन अब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब वो सेक्शन जो है बेयर एक्ट को रख के, एमसीक्यूज को रख के प्रैक्टिस करिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एमसीक्यूज को आप लगाइए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बेसिस पे, उसके बेसिस पे पढ़िए, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनके सब सेक्शन से किसी क्लॉज से क्वेश्चन पूछ लिया गया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो अब आप लोगों का यहाँ पे बीएनएसएस कंप्लीट हो गया है। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, हालांकि हमें सीपीसी शुरू करना था, सीपीसी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले जूरिस्प्रूडेंस शुरू करेंगे। जूरिस्प्रूडेंस जो है कुछ दिन का रहेगा, कई दिन तक नहीं चलेगा, कुछ दिन का रहेगा, हो सकता है 1 हफ्ते में ही कंप्लीट हो जाए। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कई कई अलग अलग स्टेट्स में पूछा जाता है, तो कुछ दिन के अंदर जूरिस्प्रूडेंस का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जितने लोग और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप लोगों को ये ध्यान रखिए कि आप लोग जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस वक्त आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो अपने प्रिपरेशन के अंदर बिल्कुल फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करना है आपको। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन रहता है कि हमने लॉ जो है बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, एग्जाम के टाइम पे पढ़ा है, या हम सही से नहीं पढ़ते थे। तो देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, इसको आप यूपीएससी से कंपेयर मत करिएगा, तो इसका लेवल उतना ज्यादा नहीं रहता है। अगर आप समझ लीजिए 2 से 3 साल पूरा डिवोट कर देते हैं अपने आप को, अपने लाइफ का, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है आप निकाल लोगे। भले ही आप जिस वक्त लॉ कर रहे थे आप एवरेज स्टूडेंट से भी कमजोर थे, एवरेज स्टूडेंट या उससे भी कम थे, तो भी आप निकाल लोगे आराम से। लेकिन अगर आपने इन 2-3 साल के अंदर प्रॉपर टाइम दिया है, टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रख के प्रिपरेशन करिए कि आमतौर पे इतना टाइम लगता ही लगता है स्टूडेंट को आमतौर पे, अनलेस कि जिसको स्कूल या कॉलेज के टाइम से ही गाइडेंस मिल गई, हर चीज घर से पता चल गया, घर के ही पेरेंट्स या किसी बड़े ने एकदम गाइड कर दिया तुम्हें किस राह पे जाना है। जो लोग निकालते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में वो उसी तरीके से निकालते हैं, जिनको पहले से ही सब कुछ बता दिया गया कि क्या क्या तुम्हें करना है। बाकी क्या स्टूडेंट होते हैं जब लॉ करने लगते हैं तब वो डिसाइड करते हैं लिटिगेशन में जाएं कि पीसीएसजे करें, कि जुडिशियल सर्विसेज में जाएं, कि कॉर्पोरेट में जाएं। ठीक है, तो ये इसलिए होता है कि आपको टाइम लगता है। जिनको बचपन से ही बता दिया गया, 12th कर रहे थे या ग्रेजुएशन में पहले ही से बता दिया तुम्हें सिर्फ जुडिशरी की तरफ जाना है, उन्होंने पहले ही ईयर से क्वेश्चन पेपर देखना शुरू कर दिया जुडिशरी का, पहले ही ईयर से एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, उनको पहले ही ईयर से जजमेंट पढ़ने की आदत बढ़ने लग गई,
पहले ही ईयर से, सेकंड ईयर से ही उनके घर वालों ने उनको आंसर राइटिंग के लिए बता दिया कि बेटा देखो मेंस ही सब कुछ होता है। उन्होंने डेली लिखना शुरू कर दिया, उनकी राइटिंग वाइटिंग सब इंप्रूव होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई 5 साल के अंदर। फिर उन्होंने जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, निकाल लिया। अब जब फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी कम एज में कोई आता है इंटरव्यूअर्स के पास, तो इंटरव्यूअर्स भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं कि निकल जाए, ठीक है, कि इसने he's an intelligent guy, he's an intelligent guy, like at the age of 23 22 24 वो जुडिशियल सर्विसेज के इंटरव्यू तक पहुंच गया। तो वो लोग क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि ऐसे इंसान को सपोर्ट करो। तो इस वजह से ये कैटेगरी के लोग निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं निकल पाओगे। आप में जिन्होंने, हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने लेट प्रिपरेशन शुरू करी है, तो आप मान के चलिए 2 से 3 साल, कुछ कुछ केसेस में 5 साल 6 साल तक लग जाता है, ठीक है। 2012 से 11 से कई एमएसए स्टूडेंट को जानते हैं जो कई कई अटेम्प्ट देते चले आ रहे हैं। उनका आके किसी ने 2018 में निकाला है, किसी ने 2022 या 21 में निकाला आके, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अगर आपको प्रॉपर बचपने से ही, या आप जब 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो, आपको तभी से गाइडेंस मिल जाए, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लोगे। नहीं होगा तो सेकंड में तो निकलना ही निकलना है, क्योंकि कुछ फिर कमी रहेगी नहीं, कुछ कमी बाकी नहीं रह जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सर एमसीक्यूज के लिए सिंघल की बुक अच्छी है। ज्योत्सना दी देखिए, एक बुक से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2-3 बुक रखिए एमसीक्यूज के लिए। जैसे सिंघल ले लीजिए, उसके अलावा यूनिवर्सल ले लीजिए, उसके अलावा आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लीजिए, कोई आपको एक बुक मिलती है तो कोई एक और ले लीजिए एडिशनल, एक कोई एडिशनल ले लीजिए। और ये बुक्स को एक बार लगाने से काम नहीं चलेगा, हमने पहले भी बताया है, इनको 3 से 4 बार आपको लगाना है ये बुक्स, तब काम चलेगा। एक बार में नहीं चलेगा, 2 बार में भी नहीं चलेगा, मिनिमम 3, मैक्सिमम आप जितनी बार लगा लो, ठीक है। तो मिनिमम 3 बार आपको ये पूरी पूरी बुक्स एमसीक्यूज की लगाना है। अगर आपने कर लिया ये, फिर आप देखिएगा आपका प्री कैसे निकलेगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जहां वैकेंसी आई, सिर्फ 15 दिन आपको देना पड़ेगा प्री में, खट से निकल जाएगा आपके प्री। मेंस कैसे निकलेगा, वही आंसर राइटिंग। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, मेंस नहीं निकल पाएगा। आपको हम पूरा कंक्लूजन बता दें, सारी बात का एक निचोड़ आपको बता दें कि अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हो, राइटिंग आपकी बहुत खराब है, लिख नहीं पाते हो टाइम के हिसाब से, मेंस नहीं निकल पाएगा, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अब कुछ लोगों का स्पेशल केसेस होता है कि मान लीजिए कोई कोटा मिल गया, ओबीसी कोटा मिल गया, या कोई और कोटा मिल गया, वैकेंसी बहुत ज्यादा आ गई, नहीं ज्यादा लिखते थे, हो गया सिलेक्शन, तो उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए कि जिनका ऐसे निकल गया है, ठीक है। तो वो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। किसी को कोई कोटा लग गया, कोई स्पेशल कोटा की वजह से सिलेक्शन हो गया, तो दैट इज नॉट अ आइडियल काइंड ऑफ सिलेक्शन। हम लोग उसे आइडियल सिलेक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि वो बेसिक पैरामीटर्स के बेसिस पे नहीं निकला है, ठीक है। बेसिक पैरामीटर्स के बेसिस पे नहीं निकला है, बल्कि सपोर्ट के बेसिस पे निकला है। तो वो आइडियल बेसिस नहीं होगा चेक करने के लिए कि आप सही तरह से जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो आमतौर पे भी हम लोग ने क्या समझा, एमसीक्यूज आपको लगाना है, कॉन्सेप्ट आप लेक्चर से समझ रहे हो, नोट्स आप पढ़ रहे हो, क्लास नोट्स भी लिखवाए जा रहे हैं और प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं। बस आपको उतना रखना, अननेसेसरी बहुत सारे नोट्स को मत लेके आइए। अपना एक क्लास नोट्स जैसे आप बनाते हैं उसी तरीके से अपना एक नोट्स तैयार करिए, और एमसीक्यूज आपने लगाया इधर से, और आंसर राइटिंग, जितना ज्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे, अगर आपसे रोज हो सकता है तो रोज डेली एक आंसर लिखिए, रोज डेली एक आंसर लिखिए। आपके लिए मेंस निकालना इतना आसान हो जाएगा कि आप कहोगे कि हम कितनी अच्छा आइडिया हमने आपको बताया। जो इंसान लिखने में अच्छा हो गया, जिसको लिखना बहुत आसानी से लिख लेता है, उसके लिए मेंस एकदम हलवा हो जाता है निकालना। क्योंकि इतने टाइम से प्रिपरेशन करते 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 आप सोचिए, दिन भर लॉ की बातें सुनते 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 आपको तो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए कोई चीज फ्रेम करने में, वो आएगी भी नहीं। आप आसानी से फ्रेम कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मेडिकल फील्ड का कोई इंसान होगा, वो इतना चीजें सुन चुका होगा मेडिकल फील्ड के बारे में कि उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत क्या आ रही है, लिखता नहीं है इसलिए लिख नहीं पा रहा है। समझ रहे हैं आप, ये दिक्कत आती है। सर क्लास नोट्स के अलावा बीएनएसएस के जो नोट्स हैं वो मिलेगा सर क्या? हाँ हाँ, बीएनएसएस के जो नोट्स अभी बचे हैं, कुछ पेंडिंग नोट्स हैं, अभी यहाँ पे वेकेशन होगी
अभी ईद की भी छुट्टी होगी, तो इसी बीच में जो नोट्स हैं वो सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जूरिस्प्रूडेंस शुरू होने से पहले बीएनएसएस के सारे नोट्स आ जाएंगे आपके पास। सर 4 बार लगा चुके हैं, हर बार कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आ जाती है एमसीक्यूज में। तो देखिए, अगर कंफ्यूजन आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो है एमसीक्यू सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो रहे हैं। आपको 3 बुक्स लगानी है और तकरीबन 3-3 4-4 बार लगानी है। और हमने आपको बताया कि 3 बार तो मिनिमम लगानी ही लगानी है, ज्यादा जितनी बार भी आप लगा लेंगे उतना अच्छा होगा। तो इसको ऐसे मत लगाइए। देखिए, जब आप बुक्स को लगाइए, जैसे आप जब बुक्स के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि हु कैन अपॉइंट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब ये अगर क्वेश्चन पूछा गया, इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। स्टेट गवर्नमेंट लिख दिया गया, हाई कोर्ट लिख दिया गया, कई चीजें दे दिए गए ऑप्शन में, ठीक है। अब इसके अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, अब आपको नहीं पता था, मान लीजिए इसका आंसर था स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब नहीं, आप नहीं जवाब दे पाए, तो इतना पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मत जाइए। इतना पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में न जाइए। बेयर एक्ट खोलिए, उसमें सेक्शन 14 खोलिए। अब सेक्शन 14 को पूरा रीड मारिए कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में पता होना चाहिए। कौन अपॉइंट करता है, कहां से आते हैं, किस सेक्शन में दिया गया है, इसके अलावा कोई दूसरा सेक्शन तो नहीं है, जैसे सेक्शन 15 के अंदर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, तो कोई और रिलेटेड इससे प्रोविजन तो नहीं है। यस, अब नेक्स्ट में जाइए, ऐसे पढ़िए आप, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि उन्होंने अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो दोबारा फिर यही पूछ लें, इसी सेक्शन में से कोई दूसरा पार्ट पूछ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे एमसीक्यूज लगाए जाते हैं। सर एट अ टाइम कितने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना है, देखिए हर इंसान के पास अपने अपने टाइम होते हैं, किसके पास कितना टाइम है, कितना टाइम नहीं है। कोई लॉ कर रहा है, कोई कर चुका है। तो आम तौर पे जो आइडियल तरीका होता है, देखिए इसके कई तरीके होते हैं सब्जेक्ट्स को लेके चलने के। आप ये भी कर सकते हो मंडे या ट्यूसडे या वेंसडे में, जैसे हम लोगों का जैसे चल रहा है सब्जेक्ट कि बीएनएसएस के साथ जो भी सब्जेक्ट हमारे यहाँ चले हैं माइनर लॉज में, जैसे आर्बिट्रेशन चला था शुरुआत में, मान लीजिए आपका आर्बिट्रेशन नहीं है, तो आपका इसके साथ जो भी सब्जेक्ट होगा आप उसको साथ में लेके चल सकते हैं। तो 1-2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट लेके चलने में बेहतरी होती है, बेनिफिट मिलता है 1-2 सब्जेक्ट लेके। भले ही आप पूरा टाइम बीएनएसएस को दीजिए, मोस्टली थोड़ा थोड़ा टाइम माइनर लॉस को भी दे दीजिए। माइनर लॉस के साथ साथ आप अपने अंदर खुद को चेक करिए, एग्जामिन करिए कि आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं, किस किस चीजों में आप कम है। अगर आप आंसर राइटिंग में वीक हैं तो आंसर राइटिंग डेली में लेके आइए, ठीक है। अगर कोई इंसान आंसर राइटिंग अच्छी नहीं कर रहा है तो डेली लिखे फिर, क्योंकि वो आंसर राइटिंग में वीक है। किसी की हिंदी अच्छी नहीं है, जैसे कुछ स्टेट्स में जो रीजनल स्टेट्स होते हैं वहां पे लैंग्वेज का पेपर होता है, तो स्टूडेंट कई बार इसको एकदम इग्नोर मार देते हैं, पढ़ते ही नहीं है इसको। तो अगर हिंदी है तो हिंदी के थोड़ा से, हिंदी को थोड़ा सा कोई भी बुक उठाइए हिंदी की, ऑनलाइन निकाल लीजिए कोई पैसेज लॉ से, लीगल फील्ड से रिलेटेड कोई हिंदी में करके उसको लिख के प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। हिंदी आपकी इंप्रूव हो, हिंदी के वर्ड्स आपको पता हो, तो ऐसे आपको काम करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप हिंदी में वीक नहीं है, आप कोई और टॉपिक में वीक है, आपके स्टेट में जीएस पूछा जाता है तो जीएस पे काम करिए, ऐसे आपको लेके चलना है, ठीक है। तो ऐसे करिए कि बीएनएसएस चल रहा है तो उसके साथ कोई माइनर ऐड कर लीजिए। हालांकि वो माइनर सब्जेक्ट जो है हमारे यहाँ अब जो भी शुरू होगा, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस के बाद सीपीसी, सीपीसी के साथ कोई ना कोई माइनर लॉस चलता ही रहेगा, ठीक है। तो आप वैसे भी चल सकते हो, लेकिन हाँ ये हो जाता है कई बार कि हमारे यहाँ कोई माइनर लॉ चल रहा है, वो आपके स्टेट में शायद ना हो, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे माइनर लॉस कवर करें जो आमतौर पर हर स्टेट्स में कॉमन होंगे। तो सीपीसी के बाद जो भी माइनर लॉस शुरू होंगे वो आमतौर पर हर स्टेट्स में कॉमन होंगे, तो आप हमारे साथ चल सकते हो। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप हमारे साथ चलो। बाकी आप अपना सेपरेट टाइम निकालिए 1-2 घंटा, उसके अंदर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। जैसे आपके अगर स्टेट में ऐसे पूछा जाता है, ऐसे राइटिंग, ऐसे के ऊपर काम करो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं लिख पाते हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो लैंग्वेज के पेपर के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है उनका। लॉ में 10 से 200 मार्क्स का पेपर है, लॉ में 90 मिला, 100 मिला, लैंग्वेज के पेपर में 150 मिल गया, सिलेक्शन हो गया। एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो आप इसमें काम करिए। अगर मान लीजिए कि आपके स्टेट में चार्ज, जजमेंट, राइटिंग, ये सब, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, ये सब ज्यादा पूछा जाता है, तो इस पे काम करिए। मास्टरी हो जाएगी आपकी इसके अंदर। अगर आपने मास्टरी कर लिया, सब आप खटाखट खटाखट लिखोगे। अभी हमने जजमेंट राइटिंग के लिए पीडीएफ दिया है कुछ स्टूडेंट्स ने, ठीक है, अंदर की कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने खामियां करी हैं, एनालिसिस और रीजनिंग में अंदर कमियां हैं, लेकिन फॉर्मेट उन्होंने एकदम बेहतरीन उठा के लिख दिया। कैसे हुआ? क्योंकि प्रैक्टिस करने से। हम लोगों ने कई कई बार प्रैक्टिस करा कि क्या फॉर्मेट उठेगा, उन्होंने खट से अच्छे से फॉर्मेट को प्रैक्टिस करके लिख दिया। अब अंदरूनी थोड़ी कमियां हो रही है तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी धीरे धीरे लिखते लिखते इंप्रूव हो जाएगी, एक दो बार प्रैक्टिस करने से। तो इसको प्रैक्टिस करिए। तो देखिए आपका सिलेबस क्या है, अपने पूरे सिलेबस को ओवरऑल एनालाइज करिए कि आपका ये चल रहा है, अभी इसमें क्या आपका बच रहा है, क्या छूट रहा है। तो वही हमने बताया ना, 2-3 साल तक आपको खुद को डिवोट करना पड़ेगा। सर, शुड वी प्रैक्टिस साइड बाय साइड इन कोर्ट? देखिए, अगर आप कोर्ट में अपने इस वजह से आप जाना चाहते हैं कि हम कोर्ट में थोड़ा सा कुछ जा रहे हैं, कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए आमतौर पे जो कोर्ट के अंदर आप जाओगे सीखने के लिए, उसका डायरेक्ट कोई फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई डायरेक्ट बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बहुत ही रेलेवेंट प्रोविजन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? लेक्चर से। लेक्चर को आपको सुनना पड़ेगा, बेयर एक्ट को समझना पड़ेगा, वहां से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट कोर्ट जाने से कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, आप जाना चाहते हो कि एक एज एन एडिशनल, कि मुझे ये भी नॉलेज हो, मेरे अंदर स्किल हो कि कोर्ट में मैं देखना चाहती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर ज्यादा टाइम मत दीजिए कोर्ट में। अगर आप ज्यादा कोर्ट में टाइम दोगे तो एनर्जी नहीं बचेगी कि आप इतना कर पाओ। सर, मेडिटेशन हेल्प करता है स्टडी में फोकस करने के लिए? सब कुछ बताइए सर, दिमाग को शांत कैसे रखना पड़ता है? सर, एमसीक्यू अभी का लिए फिर पुराना जो है उसको भी देखें। सर, एमसीक्यू का अभी का लिए फिर पुराने भी देखो। प्रभु, जितनी हमने बुक्स बता दिया है, जो जो भी इससे पहले बताई थी, वो सारी बुक्स को आपको लगाना ही है। ठीक है, ये सारी बुक्स आपको लगाना है, ये सारी बुक्स आप ले लीजिए, इनको आपको लगाना ही लगाना है, जितनी ज्यादा बार आप लगा सकते हैं, मिनिमम 3 बार। और मेंस देने से पहले कम से कम मिनिमम 5 से 6 बार आपका पूरा रिवीजन हो गया होना चाहिए। 5 से 6 बार रिवीजन। फिर आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। जो कॉन्फिडेंस नहीं आता है इसी वजह से, रिवीजन नहीं है प्रॉपर। ठीक है, दिमाग को शांत करने के लिए, देखिए दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन है। जैसे मेडिटेशन करते हैं कुछ लोग, जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, थोड़ी देर शांत हो गए, खड़े हो गए, तो इन चीजों का बेनिफिट मिलता है। मेंटल हेल्थ अच्छी होना चाहिए। जैसे देखिए आपको बताते हैं, अभी कल हम गए थे एक जगह पे, स्टूडेंट ने मुखर्जी नगर में, यहाँ पे मैं बुलाया था, तो वहां पे एक एक स्टूडेंट पूछ रही थी हमसे कि सर, दिमाग से कैसे फोकस करें, दिमाग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और वो कहती है कि हम कहीं घूमने नहीं जाते, किसी से मिलते जुलते नहीं, उसके बाद भी उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो देखिए, आप दिमाग को जितना कंट्रोल करोगे वो कंट्रोल नहीं होगा। आप दिमाग को फीड करो, जैसे हम लोग फीड करते हैं, हमारी सोल भी है अंदर, स्पिरिचुअल वर्ड भी है होता है, और फिजिकल भी होता है। फिजिकल के लिए खाना खा रहे हैं, स्पिरिचुअल के लिए क्या कर रहे हैं? तो स्पिरिचुअलिटी के लिए हम अपने आप को फीड करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे साइकोलॉजी के लिए। जैसे टाइम टेबल, जिनका टाइम टेबल नहीं होता है, तो उनको आमतौर में अगर 1 साल में वो कोई एग्जाम निकाल सकते होते, तो उनको लगेगा 2 साल या 3 साल, सिर्फ इस वजह से कि उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन और टाइम टेबल नहीं है। जो सीरियस स्टूडेंट नहीं होते हैं, जो सिंसियर नहीं होते हैं, हंसी मजाक प्रैंक में ज्यादा रहते हैं, आमतौर पे देखा गया है स्टैटिस्टिकली कि वो आमतौर पे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। नॉन सीरियस स्टूडेंट की बात हम आपको कर रहे हैं, जो हंसी मजाक प्रैंक फनी वर्ल्ड में जीने की कोशिश करते हैं और हद से ज्यादा जो है हंसी मजाक की लाइफ में जीते हैं, तो देखा गया है कि आम तौर पे वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर करते हैं तो उनको आम तौर पे ज्यादा समय लगता है एज कंपेरिजन टू सीरियस स्टूडेंट। डिसिप्लिन अगर नहीं है तो भी, कब पढ़ा कब नहीं पढ़ा, इस तरह के स्टूडेंट भले ही कितने इंटेलिजेंट हो, नहीं निकाल पाते, कई साल लग जाता है। तो अब आपका एक टाइम टेबल होगा, सुबह आपको कितने बजे उठना है, आपको कितनी देर तक पढ़ना है, उसके लिए आप अपना टाइम थोड़ा फैमिली को दीजिए।
आपका घर वालों के साथ बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है, ये बातें इसलिए नहीं बताई जा रही हैं कि सिर्फ इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपका घर वालों के साथ बातचीत रहे? नहीं, वो तो है ही है जरूरी, उसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आप घर वालों के साथ बात करोगे, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो जैसे वो लड़की मुझे बता रही थी कल कि वो 5 घंटा पढ़ती है लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका 2 घंटा 5 घंटे के बराबर हो जाएगा। इतनी तेजी से आपका दिमाग चीजें जो है लेने लगे, क्योंकि आप दिमाग को सेटिस्फाइड रख रहे हो। आप आपको ना फैमिली की टेंशन होगी क्योंकि आप घर वालों से बातचीत कर रहे हो, दोस्तों से भी मिल रहे हो, बाहर भी जा रहे हो, खाना टाइम से ले रहे हो। ठीक है, तो एक टाइम मैनेजमेंट, एक टाइम टेबल होना चाहिए आपके लाइफ में। तो अगर आपके लाइफ में टाइम टेबल होता है तो चीजें आपके लिए एज कंपेरिजन टू उस इंसान की जिसकी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, कोई टाइम टेबल है नहीं, उसके मुकाबले में जो है आपका ज्यादा जल्दी क्लियर होगा। तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। तो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज आप जब इंटरव्यू में बैठोगे ना तो आप कांपने लगोगे आंसर देने में, क्योंकि आप एकदम घबरा जाओगे, नर्वस हो जाओगे बहुत ज्यादा, क्योंकि आप ना लोगों से मिलते थे, ना दोस्तों के पास जाते थे, ना फैमिली के साथ बैठते थे। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। सर ऐसे के लिए क्या करूं? देखिए, ऐसे के लिए बस आप अलग अलग टॉपिक जैसे होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, हम एक पीडीएफ आपको दे देंगे। कुछ ऐसे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड ऐसे पूछा जाता है। उससे रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत नोट्स जो हैं, बस आपको बनाना रहता है। थोड़े बहुत नोट्स आप तैयार कर लीजिए कि जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड केस लॉज, कुछ मटेरियल निकाल लीजिए, उसी में अपनी लैंग्वेज में उनको ऐड करके लिख दीजिए। बस कहने का मतलब है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके यहाँ स्टेट में पूछा जाता है ऐसे, आपको नहीं आता है तो ऐसे पे काम करिए। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर जीके जीएस एंड आंसर राइटिंग कैसे करें? देखिए, आंसर राइटिंग के लिए वीकली आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाते हैं, आप लिखिए वीकली। वो वीकली तो आप लिख रहे हैं, उसके अलावा डेली खुद से लिखिए। बाकी जो वीकली क्वेश्चन दिए जाते हैं उसकी कॉपी चेक करवाइए, हमारी तरफ से फीडबैक दे दिया जाएगा, फिर पूरे वीक लिखिए खुद से। सर एग्जाम होल्ड पे है हमारा जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाए। बहुत डरी हुई हूँ। देखिए, ये सब चीजें तो होती हैं यहाँ पे, अक्सर एग्जाम जो होते हैं वो होल्ड पे हो जाते हैं, इसी सब वजह के वजह से चल रहा है कि इसको जो है सेंट्रल जो है कंडक्ट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करे जुडिशियल सर्विसेज को, इसी सब वजह से, क्योंकि स्टेट के अंदर कोई वो नहीं है, कोई पंक्चुअलिटी नहीं है कि कब एग्जाम कंडक्ट हो। कब तक किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करें? आपको तब तक रिवीजन करना है जब तक आप अपने मंजिल तक ना पहुंच जाए। तो अगर आपका मंजिल है जुडिशियल सर्विसेज, तो आपको तब तक रिवीजन करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। ये है आपका टारगेट। ठीक है, तो ये ना कहिए कि हम कितनी बार करें। जब तक आपका जुडिशियल सर्विसेज नहीं निकल जाता है आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। और जितनी बार आप रिवीजन करोगे, जैसे ये ऐसे ऐसे गैप छोटा होता जाएगा, यानी रिवीजन आपसे ज्यादा जल्दी जल्दी होने लगेगा। पहली बार में इतना टाइम लगा रिवीजन में, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, तो रिवीजन भी आसान होने लगेगा। सर कितना टाइम एमसीक्यू और राइटिंग में देना होगा इन अ डे? लाइक एवरी डे डिफरेंट एक्ट, और लाइक शेड्यूल फ्यू डेज गोइंग ऑन सेम एक्ट फॉर रिवीजन? देखिए, अब थोड़ी चीजें खुद आप अपने आप को एग्जामिन करिए। हमें नहीं पता किसी स्टूडेंट का कितना डेली टाइम है, कितनी तैयारी है, आंसर में कितनी कमी है, आंसर राइटिंग में कितनी कमी है, एमसीक्यूज में वो कितना वीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी तैयारी होती है। हम दोनों को तो नहीं कह सकते हैं कि दोनों 2 घंटे पढ़ो। आपको खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। खुद समझो कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर हमने कह दिया 2 घंटा प्री करो, हम नहीं, हमें नहीं पता आपका प्री ऑलरेडी तैयार है, हम कैसे कह सकते हैं ये चीज? आप अपने आप को खुद देखो।
डेली के लिए क्वेश्चन के लिए हमारे तरफ से पीडीएफ प्रोवाइड करी गई है बीएनएसएस की ऑलरेडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ऐसे की कोई बुक लिया है? हाँ हाँ, आप बुक को प्रैक्टिस करिए, ऐसे में कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं रहता है। बस कहने का मतलब है कि आपको बस लिखना आ जाए, आप लिख सको ऐसे। बस थोड़ा बहुत ये देख लीजिए ऐसे की कैसे शुरुआत करी जाती है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कैसे उसके अंदर बीच की कंटेंट्स लिखना है, कैसे उसको कंक्लूड करना है। अभी 3 ईयर प्रैक्टिस के लिए अभी मामला क्लियर नहीं है, जो कुछ क्लियर होगा तो उससे रिलेटेड जो है डिस्कस करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग के लिए देखिए बहुत सोचिए नहीं, बस डेली लिखिए, अपने आप से आप चीजें सीखने लगोगी लिखते लिखते। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो हमारे यहाँ कि जो शुरुआत में जिन्होंने आंसर लिखना शुरू किया, बहुत सारी खामियां थी। धीरे 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 उनका आंसर में अलाइनमेंट भी ठीक होने लगी, आंसर फ्रेमिंग ठीक होने लगी, सही से फिर फ्रेम करने लग गए आंसर। तो टाइम लगता है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे आज के लेक्चर में। तो अपना ये जो टाइम है, 2 साल 3 साल, ये बहुत ही कीमती है आपका। सिर्फ इतना ही देना है, फिर पूरी जिंदगी आपकी इंजॉय करने के लिए पड़ी हुई है। सिर्फ 2 साल 3 साल निकाल लीजिए बस। ठीक है। जैसे कोई इंसान अपना बिजनेस चलाता है, बिजनेस खोलता है, तो वो भी देता है अपने बिजनेस में टाइम। सुबह शटर खोल रहा है तो शाम के शटर बंद कर रहा है दुकान का अपने। उसी तरीके से देखिए कि ये पढ़ाई आपकी एक तरीके से दुकान है। कल इसी से आपकी अर्निंग होगी, कल इसी से आपको नेम और फेम मिलेगा। तो इसलिए इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, जबरदस्ती अपने साथ करके अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। कि आप सोच लीजिए ये आपकी दुकान है। जिनको जो दुकान खोलते हैं वो कितने सीखे पंक्चुअल होते हैं। 10 बजे शटर खुल रहा है, रात के 10 बजे शटर बंद हो रहा है। तो उसी तरीके से वो भी अपने बिजनेस पे काम करते हैं। तो ये आप सोचिए कि आपका बिजनेस है जिंदगी का, इस पे आपने काम करा, कल इसी से आपकी अर्निंग शुरू होगी, आपका नेम होगा, फेम होगा, काफी फायदा होगा आपको लाइफ में, इसमें एक अच्छी पोस्ट मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है। तो ये चीजें आपको फायदा होंगे, तो इसलिए इसको सीरियस वे में आपको करना है। 2 3 साल की तो बात है, 2 3 साल में ये यूपीएससी नहीं है। पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, कितनी एज होती जा रही है, आदमी कई कई साल तक बैठ के तैयारी करता है। ऐसा नहीं होता, इसमें निकल जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल में निकल जाता है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कट जाते हैं, जो लॉ करे नहीं होते हैं, वो तो इसमें आ ही नहीं पाते हैं। तो लॉ के स्टूडेंट रहते हैं, उसी में लॉ में आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लॉ की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, आप जानते हैं कि वहां पे बिना लोग जाए जाए भी पास हो जाते हैं। तो ऐसा ऐसा क्राउड आता है, तो स्कोप बहुत ज्यादा रहता है कि आप निकल जाओ वहां पे। ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल एग्जाम क्लियर करके